प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग ये पढ़ रहे हैं अशोक के शिलालेख। और अशोक के शिलालेख जो हैं उनमें बृहद शिलालेखों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके बारे में बृहद शिलालेखों के बारे में पढ़ेंगे। जो आप लोगों को अगर अच्छे लगें तो कमेंट्स करें। क्लास पूरी सुने पर ध्यान में रखना कि जब पूरी सुनेंगे तभी ही ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। देखिए, बृहद शिलालेख किसके? अशोक के कई शिलालेखों के बारे में अपन ने पिछली क्लास में चर्चा की थी, तो चर्चा करेंगे बृहद शिलालेखों के बारे में। किसके बारे में? बृहद शिलालेखों के बारे में। बृहद शिलालेख, ठीक है। बृहद शिलालेख जो है इनकी संख्या आप देखो क्या लिखा होता है। अशोक के 14 बृहद शिलालेख, 14 बृहद शिलालेख ये लिखा होता है। भाई बुक में क्या लिखा रहता है? हेडिंग ही कुछ ऐसे दे रखी है, 14 बृहद शिलालेख। तो अब एग्जाम में प्रश्न आ गया कि अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? भाई कोई भी स्टूडेंट जो है वो ये बताएगा 14, लेकिन आंसर वो सही नहीं होगा। क्या है वास्तव में ये 14 शिलालेख क्या है, उनकी चर्चा करेंगे। देखिए, अशोक ने बड़ी बड़ी चट्टानें ली, बड़ी बड़ी चट्टानों पर, ये मान लो खूब बड़ी चट्टान है, उसमें 14 पैराग्राफ बना दिए जो भिन्न भिन्न अशोक के भिन्न भिन्न प्रशासनों से संबंधित, समाज कल्याण से संबंधित या धार्मिक कार्यों से संबंधित 14 पैराग्राफ बना दिए एक ही चट्टान पर। यानी कि 14 बृहद शिलालेख जो हैं वो एक ही चट्टान पर हैं। पहली लाइन आप ध्यान में रखेंगे, एक ही चट्टान, समझ रहे बात को? एक ही चट्टान पर लिखे गए हैं। 14 बृहद शिलालेखों से मतलब है एक ही चट्टान पर लिखे गए 14 पैराग्राफ या लेख, एक ही चट्टान पर लिखे गए हैं। ये ध्यान में रखना, पहली बात ध्यान में रखेंगे, एक ही चट्टान पर लिखे गए हैं 14 बृहद शिलालेख। दूसरी बात, 14 लेख हैं एक ही चट्टान पर। कितने हैं? लेखों की संख्या 14 लेख हैं एक ही चट्टान पर, या 14 पैराग्राफ, आप समझने के हिसाब से 14 पैराग्राफ लिख सकते हैं। 14 पैराग्राफ एक ही चट्टान पर है। और ये 14 पैराग्राफ जो है क्रम से हैं, क्रम से, यानी कि क्रम से हैं। और तीसरी बात क्या है? लगभग 10 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, 10 स्थानों या 10 चट्टानों पर हैं फिलहाल। और पूरे भारत में, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में ये मुख्यतः मिलते हैं। कौन से महाद्वीप में मिलते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में ये मिलते हैं। क्या समझे कि 14 बृहद शिलालेख जो है एक ही चट्टान पर लिखे गए हैं, 14 चट्टानों पर नहीं है। कितनी चट्टानों पर लिखे गए हैं? एक ही चट्टान पर लिखे गए 14 पैराग्राफ या 14 लेखों को 14 बृहद शिलालेख कहते हैं। बड़ी बड़ी चट्टान है इसलिए इनको बृहद शिला का मतलब चट्टान होता है। और जैसे मान लो कि ये पहली चट्टान है, ठीक है, यह पहला जो लेख है वह पशु हत्या से संबंधित है। किससे संबंधित है? पशु हत्या से। तो दूसरी जो चट्टान होगी उसमें जो पहला पैराग्राफ होगा वह किससे संबंधित होगा? भाई पशु हत्या से संबंधित होगा। यानी कि 14 विषयों से संबंधित 14 लेख एक चट्टान पर लिखे गए हैं जिनको बृहद शिलालेख कहते हैं, एक स्थान पर, एक चट्टान पर। और ऐसी कई बड़ी बड़ी चट्टानों पर भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 10 चट्टानों पर ऐसे लेख लिखे गए हैं जिनको 14 बृहद शिलालेख कहते हैं। हम समझे? क्या समझे? हम ये समझे कि 14 बृहद शिलालेखों की संख्या 14 नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, 14 बृहद शिलालेख से मतलब 14 लेखों से है जो एक ही चट्टान पर लिखे गए हैं। तीसरी बात, ये जो लेख हैं वो प्रत्येक चट्टान पर उनका क्रम सेम है, क्योंकि पहला लेख जो है वो पशु बलि से संबंधित है, दूसरा लेख जो है वो समाज कल्याण से संबंधित है, या पशु चिकित्सालय से या मनुष्य चिकित्सालय से, मानव चिकित्सालय से संबंधित है। तो इस प्रकार 14 विषयों से संबंधित 14 पैराग्राफ एक ही चट्टान पर लिखे गए हैं और 10 चट्टानें ऐसी अपने को प्राप्त हुई हैं। ये पहली चट्टान, ये दूसरी चट्टान, इस प्रकार 10 चट्टानों पर 14 पैराग्राफ लिखे गए हैं, ये ध्यान में रखना। तो ये तो हुई बात बृहद शिलालेखों के समझने की। अब ये 10 चट्टानें अपने को कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई है उनकी अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख अशोक का बृहद शिलालेख नहीं है, ये पूछ लेते हैं कई बार, तो इनको नाम याद रखेंगे। 14 बृहद शिलालेख 10 चट्टानों से, आप टॉपिक लिख रहा हूं मैं, 14 बृहद शिलालेख, 14 बृहद शिलालेख कितने चट्टानों से? 10 चट्टानों से। 10 चट्टानें कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं भारतीय उपमहाद्वीप में? 10 चट्टानों
से। देखिए याद रखना, खूब बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 1 जोगढ़। जोगढ़, जोगढ़ जो है वह उड़ीसा में है, जोगढ़ उड़ीसा, जोगढ़। नंबर 2 एरागुड़ी। एरागुड़ी है आंध्रा में, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश समझ लेना। और कुर्नूल जिला जो है आंध्र प्रदेश को उसमें है जो एरा। तीसरा है गिरनार। गिरनार जो है काठियावाड़ गुजरात के पास है, काठियावाड़, काठियावाड़ गुजरात। तीसरा अभिलेख है। पहला मिला जोगढ़ उड़ीसा में, दूसरा एराईगुड़ी आंध्र प्रदेश में, तीसरा गिरनार काठियावाड़ गुजरात में। ठीक है। चौथा जो बृहद शिलालेख है वह कहाँ से प्राप्त होता है? चौथा बृहद शिलालेख सोपारा। सोपारा कहाँ पर है भाई? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और पांचवा जो बृहद शिलालेख अपने को प्राप्त हुआ है वह कहाँ से? शाहबाजगढ़ी। आपको पता है शाहबाजगढ़ी, ये खरोष्ट लिपि में लिखा गया है शाहबाजगढ़ी। और शाहबाजगढ़ी कहाँ पर है? शाहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान, पेशावर पाकिस्तान में। बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। तो 5 जगह तो ये हो गई है। अब 6वें नंबर का जो बृहद शिलालेख जो है वह कहाँ से प्राप्त हुआ है? देखिए 6वें नंबर का जो शिलालेख है नंबर 6 मनसेरा या मानसेरा भी इनको अपन कहते हैं, मनसेरा या मानसेरा। मनसेरा 6वें नंबर का शिलालेख जो प्राप्त हुआ, मनसेरा शिलालेख है 6वें नंबर का। और मनसेरा शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? मनसेरा जो शिलालेख प्राप्त हुआ है हजारा पाकिस्तान से, पाकिस्तान के पाक हजारा। मनसेरा, मन तो हजार है, हजारा पाकिस्तान। ठीक है, हजीरा पाकिस्तान, मनसेरा हजारा, मन हजार है, पाकिस्तान से मिला है। ठीक है। फिर धौली, धौली मनसेरा नंबर 7 धौली शिलालेख। धौली वृहद शिलालेख जो है, धौली में भी वृहद शिलालेख प्राप्त हुआ है। धौली कहाँ पर है भाई? उड़ीसा में है। धौली भी कहाँ पर है? उड़ीसा। ठीक है। मनसेरा, धौली। फिर कालसी 8वें नंबर का जो है, धौली काली, कालसी। 8वें नंबर का कौन सा हो गया? धौली काली आल। 7वें नंबर का धौली, 8वें नंबर का कालसी, 9वें नंबर का कंधार संती। धौली काली कंधार संती 9वें नंबर का कंधार है। कंधार आपको पता है कहाँ पर है? कंधार, कंधार अफगानिस्तान में। कंधार कहाँ पर है? अफगानिस्तान। अब लिख दिया मैंने, अफगानिस्तान में। कंधार अफगानिस्तान में है। कालसी कहाँ पर है? देहरादून उत्तराखंड। कालसी देहरादून उत्तराखंड, देहरादून या उत्तराखंड, ध्यान रखना, देहरादून उत्तराखंड। और 10वें नंबर का जो पॉइंट है वह कहाँ पर है? सन्नति। सन्नति, सन्नति कहाँ पर है? कर्नाटक में। सन्नति कहाँ पर है? कर्नाटक। तो ये 10 ऐसे स्थान हैं जहां से 14 बृहद शिलालेख अपने को प्राप्त हुए हैं। याद रखना, याद रखने के लिए मैं दोबारा बोल देता हूं क्योंकि बोलने से ही याद होगा, सुनने से आप लोगों को याद होगा। HR सर को सुनेंगे तभी सही ऑप्शन चुनेंगे। देखिए क्या है कि 10 चट्टानें जो प्राप्त हुई है, जोगढ़, जो एरा गेरा सोपारा शाहबाज, 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 ये 5 है। पहले नंबर पे जोगढ़, एरा एरागुड़ी, गेरा गिरनार, ठीक है। फिर सोपारा महाराष्ट्र, ठीक है, सोपारा, जो एरा गेरा सोपारा शाहगढ़ शाहबाजगढ़ी, ठीक है, जो एरा गेरा सोपारा शाहबाजगढ़ी शाह है। फिर मन धोला काड़ा कंधार संती, ठीक है, मन धोला धोला काड़ा कंधार संती, याद हो जाएगा। मन, मनसेरा 6वां, मन धोला काला कंधार संती। अब बोलेंगे ना तो बोलने से क्या होता है कि एकदम क्रम बन जाता है। जैसे धोला काला आपने बोला तो पहले धोले नंबर धोला, धोली जो बृहद शिलालेख है वो प्राप्त हुआ। फिर काला, काला का मतलब कालसी, कालसी कहाँ पर है? देहरादून उत्तराखंड में। तो ठीक है, कालसी अभिलेख प्राप्त हुआ। फिर कंधार अफगानिस्तान से अभिलेख प्राप्त हुआ। और 10वां जो अभिलेख है, बृहद शिलालेख है, वह कौन सा है? सन्ती है। जो सन्ती अभिलेख जो प्राप्त होता है वह कहाँ से? कर्नाटक से प्राप्त होता है। तो ये तो थे इनके नाम याद करने की बात है। अब हम चर्चा करेंगे कि भारत के
जो मैप था, अशोक का जो साम्राज्य था, उसमें ये कहाँ कहाँ से अपने को प्राप्त कर हो रहे हैं, इनकी अपन स्थिति जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए धोला काड़ा कंधार संति। तो देखिए मैं आप लोगों के एक मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए ये इधर पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान, ठीक है। और यहाँ पर अपन कहाँ कहाँ से अशोक के अपने को अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये अशोक का साम्राज्य आ रहा है, जिसमें कुछ पार्ट जो है वो उत्तर का अपन नहीं दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये भारत का अशोक का साम्राज्य का मैप है। इसमें क्या है, कहाँ कहाँ से अपने को अशोक के संबंधित जो शिलालेख अपने को वृहद शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो पाकिस्तान में देखिए सबसे पहले ये स्थान है, इसको कहते हैं मनसेरा। कहाँ पर है मनसेरा या मानसेरी, मानसेरी भी है, मानसेरा या मनसेरा भी इसको कहते हैं, मानसेरा। इधर लिख दूंगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये मानसेरा पाकिस्तान है, मानसेरा पाकिस्तान। कहाँ पर है, मानसेरा पाकिस्तान में है। मानसेरा के बाद यहाँ पर कौन सा आ गया, शाहबाज गढ़ी, शाहबाज गढ़ी। प्रश्न बनेंगे इनमें से कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा। शाहबाज गढ़ी ये कौन से में है, पेशावर पाकिस्तान में। कहाँ पर है भाई, पेशावर पाकिस्तान। शाहबाज गढ़ी पेशावर पाकिस्तान में है। फिर अपन देखेंगे इधर यहाँ पर, यहाँ क्या है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सा है, कालसी। ये जो शिलालेख अपने को प्राप्त हुआ है कहाँ पर भाई, कालसी शिलालेख, कालसी वृहद शिलालेख अपने को कहाँ से प्राप्त हुआ है, देहरादून के पास। और देहरादून कहाँ पर है, उत्तराखंड में। देहरादून कहाँ पर है, उत्तराखंड से कौन सा शिलालेख प्राप्त हुआ है, कालसी शिलालेख प्राप्त हुआ है, वृहद शिलालेख। 14 शिलालेख की अपनी स्थिति जानने की कोशिश कर रहे हैं, स्थिति जानने का प्रयास कर रहे हैं। फिर इधर देखिए यहाँ गिरनार, गिरनार जो अभिलेख है, शिलालेख है गिरनार। गिरनार कहाँ पर है, गुजरात में, काठियावाड़ गुजरात। गिरनार कहाँ पर है, काठियावाड़ गुजरात का जो शिलालेख है गिरनार शिलालेख, काठियावाड़ गुजरात में ये शिलालेख है। तो स्थिति यह आ गई है। फिर अपन चर्चा करेंगे सोपारा संति। इसके बाद गिरनार के बाद यहाँ महाराष्ट्र में क्या आएगा, सोपारा। ये कौन सा है, सोपारा। सोपारा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ध्यान से देखना स्थिति, ठीक है। प्रश्न कैसे बनेंगे, सोपारा महाराष्ट्र, सोपारा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। फिर यहाँ पर कौन सा है, संति। ये कौन सा शिलालेख आ गया, कर्नाटक में, वृहद शिलालेख। कौन सा, इधर लिख देता हूँ, सन्नति। सन्नति जो शिलालेख है वह कहाँ पर है भाई, वृहद शिलालेख कर्नाटक में। कहाँ पर है, कर्नाटक में। सन्नति शिलालेख कहाँ हो गया, कर्नाटक में हो गया। अब अपन चलेंगे उत्तर पूर्व, इसकी दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ अपन जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ से अपने को वो प्राप्त हुए हैं। तो धौली, पहले धौली, ये धौली, धौली कहाँ पर है, धौली जो है वो पुरी जिला जो है उड़ीसा का, धौलीपुरी उड़ीसा। कहाँ पर है, उड़ीसा में, ठीक है। धौली के बाद कौन सा शिलालेख, यहाँ उड़ीसा में और कौन सा शिलालेख प्राप्त हुआ है, तो आपको पता है जोगढ़। कौन सा है, जोगढ़। धौली के बाद जोगढ़, जोगढ़ शिलालेख। जोगढ़ शिलालेख कहाँ पर है, वृहद शिलालेख, यह भी उड़ीसा में, जोगढ़ जिला उड़ीसा में है, जोगढ़ उड़ीसा में। फिर इसके बाद एराईगुड़ी या एराईगुड़ी लिख सकते हैं, या एरागुड़ी भी लिख सकते हैं। एराईगुड़ी या एरागुड़ी जो वृहद शिलालेख है वह कहाँ से प्राप्त हुआ है, एराईगुड़ी। और एराईगुड़ी कहाँ पर है, आप लोगों को पता है, आंध्र प्रदेश में एराईगुड़ी, आप लोगों को पता है ही, पहले अपन चर्चा कर चुके हैं, आंध्रा में है। और आंध्र प्रदेश का कौन सा जिला है, कर्नूल जिला या कुर्नूल जिला जो है आंध्र प्रदेश का, उसमें एराईगुड़ी अभिलेख है। इसको ध्यान में रखेंगे। पहली बात अपन चर्चा करेंगे कि उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में कौन सा भारत के उत्तर पूर्व दिशा से कौन सा अभिलेख प्राप्त हुआ। और एक और बच रहा है अपने को अफगानिस्तान से, कौन सा, कांधार।
कांधार अभिलेख जो है वह अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? बृहद शिलालेख कांधार अफगानिस्तान से अपने को प्राप्त हुआ है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें आप चर्चा करेंगे, फिर अपने का विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण कैसे करेंगे भाई? आप लोगों से प्रश्न पूछेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख उत्तर पश्चिम दिशा से प्राप्त नहीं हुआ है? तो मुख्यतः उत्तर पश्चिमी दिशा से कौन से अभिलेख प्राप्त हुए हैं? कांधार, मानसेरा और शाहबाजगढ़ी। ये उत्तर पश्चिमी दिशा से अपने को कौन से प्राप्त हुए हैं? 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से? कांधार है, मानसेरा है, शाहबाजगढ़ी है। फिर अपन देखेंगे उत्तर पूर्व दिशा से कौन सा अभिलेख प्राप्त हुआ है? बृहद शिलालेख, जो अशोक का बृहद शिलालेख जो उत्तर पूर्व दिशा से प्राप्त हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा? कालसी। और कालसी कहाँ पर है? देहरादून। देहरादून कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ये कालसी जो है उत्तर पूर्व दिशा में है। दक्षिण में अपन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा बृहद अशोक का बृहद शिलालेख जो है वह है दक्षिणी भारत के दक्षिणी पश्चिम दिशा से प्राप्त हुआ। उत्तर पश्चिम दिशा से 3 शिलालेख हो गए। उत्तर पश्चिम दिशा से 3 शिलालेख कौन कौन सा? नंबर 1 कांधार, नंबर 2 मनसेरा, नंबर 3 शाहबाजगढ़ी। नंबर 3 कौन सा भाई? शाहबाजगढ़ी। ध्यान में रखना। अब अपन चर्चा करेंगे इसकी, एनालिसिस कर रहे हैं, डीप स्टडी कर रहे हैं तो जरूरी है। तो गिरनार व सोपारा जो है वह उत्तर पूर्व दिशा में स्थित अशोक के बृहद शिलालेख हैं। कौन कौन सी दिशा में स्थित है? गिरनार व सोपारा दक्षिणी पश्चिम दिशा में। ये दक्षिण पश्चिम दिशा है, तो दक्षिणी पश्चिम दिशा में जो शिलालेख हैं वो कौन कौन से हैं? गिरनार व सोपारा। गिरनार गुजरात में और सोपारा महाराष्ट्र में है। ठीक है। अब अपन चर्चा करेंगे कि दक्षिण पूर्व दिशा में अशोक के स्थित शिलालेख कौन कौन से हो गए भाई? दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित शिलालेख तो कौन सा हो गया? धौली, जोगढ़ और एराईगुड़ी। ऊपर से नीचे का क्रम भी ध्यान में रखना। धौली, जोगढ़, एराईगुड़ी। ठीक है। ये कौन सी दिशा में हो गए भाई? दक्षिण पूर्व दिशा में हो गए। कौन सी दिशा में? दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित अशोक के बृहद शिलालेख कौन कौन से हैं? तो ये धौली, जोगढ़ और एराईगुड़ी। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि जब जीके पढ़ें तो ध्यान से पढ़ें, समझना भी होता है जीके में, और जब समझेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। कालसी कौन सी दिशा में है? भारत के उत्तर पूर्व दिशा। दक्षिण पूर्व दिशा में धौली, जोगढ़ और एराईगुड़ी। प्रश्न बन जाए कि निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा बृहद शिलालेख दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित नहीं है? तो धौली, जोगढ़, एराईगुड़ी और कालसी ऑप्शन आ जाए तो कौन सा आंसर करेंगे? कालसी अभिलेख जो है, कालसी बृहद शिलालेख जो है वह दक्षिणी पूर्व दिशा में स्थित नहीं है। अब हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? आप लोग ध्यान से सुने। किसके बारे में? कि इन अभिलेखों का विषय क्या था। 14 जो पैराग्राफ हैं वो किन विषयों से संबंधित हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये विषयों से संबंधित हैं क्या कि भाई इनके विषय कौन कौन से हैं? जो 14 पैराग्राफ हैं उनके विषय कौन कौन से हैं? 14 पैराग्राफ से संबंधित विषय, मतलब वहाँ तो पैराग्राफ भी लिखे गए हैं। अब इनका शीर्षक जो है वो प्रत्येक लेखक अपने अपने हिसाब से लिखता है। तो मुख्यतः उनका निष्कर्ष, उन पैराग्राफ का निष्कर्ष क्या था? पूरा पैराग्राफ तो अपन बता ही नहीं सकते यहाँ पर आप लोगों को, तो उनकी हम क्या करेंगे? उनके विषय के पैराग्राफ का टाइटल हम आप लोगों को बताएंगे कि लगभग ये जो पैराग्राफ थे वो इससे संबंधित थे। जो 14 शिलालेख, 10 शिलालेखों पर जो 14 पैराग्राफ लिखे गए हैं, प्रत्येक शिलालेख पर 14 पैराग्राफ लिखे गए हैं। उनमें से जो पहला शिलालेख था वह किससे संबंधित है? पहला शिलालेख जो है वो पशु बलि की निंदा करता है। पहला शिलालेख किसकी निंदा करता है? पशु बलि की निंदा करता है। दूसरा शिलालेख किससे संबंधित है? समाज कल्याण के बारे में बताता है, जनता को बताता है समाज कल्याण के बारे में, वह चिकित्सा के बारे में। प्रश्न बन जाए कि पहला शिलालेख अशोक का प्रथम शिलालेख, प्रथम पैराग्राफ किससे संबंधित है? पहला लेख किससे संबंधित है? तो पशु बलि की निंदा से संबंधित है। दूसरा समाज कल्याण व चिकित्सा से संबंधित है। तीसरा, उसने ये बताया है कि जो राजकीय कर्मचारी हैं उनको 5वें वर्ष क्या करना है? धर्म का प्रचार करना है। हर 5वें वर्ष धर्म का प्रचार करना है, उसका एनालिसिस करना है कि क्या बातें उनको बताना जरूरी है। जनता को नैतिक शिक्षा देने की बात कही गई है। हर 5वें वर्ष कुछ जो राजकीय पदाधिकारी जो थे वो जनता को
के सामने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जाते थे। ये कौन से अभिलेख से बात है? तीसरे अभिलेख से। तीसरा अभिलेख किससे संबंधित है? हर 5वें वर्ष धर्म प्रचार से संबंधित है। चौथा जो अभिलेख है वह भेरी घोष की जगह, किसकी जगह? भेरी घोष। भेरी घोष की मतलब पहले के जो राजा महाराजा थे वो युद्ध करते थे और युद्ध की घोषणा करते थे, जिसको क्या कहते थे? भेरी घोष कहते थे। क्या कहते थे? भेरी घोष। लेकिन भेरी घोष की जगह धम घोष की उसने घोषणा की। उस धम घोष के बारे में वर्णन कर रखा है कि कौन से अभिलेख में, कौन से वृहद शिलालेख में? धम घोष है चौथे शिलालेख में। धम घोष कौन से शिलालेख में है? चौथे शिलालेख में। 5वें शिलालेख वृहद शिलालेख जो है, 5वें शिलालेख में 5वें पैराग्राफ में 5वें लेख में धम महापात्रों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, वर्णन है। 6वें अभिलेख में अपने राज्य के लिए कैसे कार्य करते थे अशोक राजा, अशोक महान, उसके बारे में बता रखा है। इसमें अपने राज्य के लिए कैसे कार्य करते थे, ये 6वें अभिलेख में बताया गया है। 6वां जो वृहद शिलालेख है उसमें ये बात कर रही है कि चाहे मैं कुछ भी करूं, अगर कोई जनता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो जन सेवा से संबंधित हैं, जो लोक उपचार से संबंधित हैं, वो मेरे को कोई भी अधिकारी किसी भी समय कहीं पर भी बता सकता है। ये अशोक के महान के आदेश थे जो शिलालेखों पर उत्कीर्ण हैं, लिखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट 7वें नंबर का जो है वो सब संप्रदायों में सद्भावना के बारे में बताता है। 7वां पैराग्राफ सब जो धर्म है या संप्रदाय हैं उनके बीच में सद्भावना की अपील वह लोगों से करता है। कौन से अभिलेख में? 7वें अभिलेख में। 8वां अभिलेख जो है उसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन है। 8वें अभिलेख में अशोक अपनी तीर्थ यात्राओं के बारे में बताता है, धम्म यात्राओं के बारे में बताता है। नेक्स्ट 9वां जो पैराग्राफ है, 9वां पैराग्राफ क्या कर रहा है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को कोई समारोह आयोजित नहीं करने चाहिए, ये खर्चीले होते हैं। नो शादी समारोह है, सिंपल सादगी भरा जीवन व्यक्ति को व्यतीत करना चाहिए। ये अशोक का कौन सा पैराग्राफ कहता है? एक शासक, महान शासक का 9वां पैराग्राफ ये कहता है कि सच्ची भेंट व सच्चे शिष्टाचार क्या है? क्या समारोह है में आनंदपूर्वक नृत्य करना, डांस करना, मनोरंजन करना, ये है? नहीं। खर्चीली शादियां करना, जन्मोत्सव मनाना, ये है? नहीं। तो ये इन सभी का क्या करता है? विरोध करता है, इनकी निंदा करता है। कौन सा? 9वां पैराग्राफ। फिर 10वां पैराग्राफ जो है, राजा व उच्च अधिकारी जो हैं वह हमेशा प्रजा के अधिकारों के बारे में सोचें और प्रजा को ज़्यादा से ज़्यादा सुखी रखने का प्रयास करें, इसके बारे में बताया है कि राजा के जितने भी अधिकारी हैं वो जनता के अधिकारों के बारे में पहले सोचें, इसके बारे में वर्णन किया गया है 10वें पैराग्राफ में। फिर 11वां पैराग्राफ जो है वो धम्म की व्याख्या से संबंधित है। 11वां पैराग्राफ किससे संबंधित है? धम्म क्या है? धम्म यात्रा क्या होती है? नैतिक शिक्षा, नैतिक आचरणों का जो समूह है वह क्या कहलाता है? धम्म की व्याख्या। बड़ों का आदर के सम्मान करना, माता पिता की सेवा करना, राजा का क्या कर्तव्य है? जनता की सेवा करना, ठीक है, किसी के भी अधिकारों को हनन नहीं करना, ये सब धम्म की व्याख्या करता है। कौन सा पैराग्राफ भाई? 11वां पैराग्राफ। कौन सा? 11वां पैराग्राफ जो है अशोक महान, उसके में क्या बताता है कि धम्म की व्याख्या के बारे में ये बताता है। 12वां जो पैराग्राफ है, 12वां जो वृहद शिलालेख ही लिखा हुआ आता है एग्जाम्स में, तो 12वां जो वृहद शिलालेख है वह क्या कहता है? सभी प्रकार के संप्रदायों को का सम्मान हमारे को करना चाहिए। ठीक है। फिर 13वां बहुत एक इम्पोर्टेंट पर्सन है, 13वां जो अभिलेख है, 13वां कलिंग युद्ध के बारे में अपने को जानकारी अशोक के किस वृहद शिलालेख से प्राप्त होती है? तो आप बताएंगे 13वें शिलालेख से। 13 कलिंग युद्ध, अशोक 13 कलिंग युद्ध, याद रह जाएगा, 13वां कलिंग युद्ध है। फिर 14 जो है, 14वां जो शिलालेख है उसमें सभी जो ऊपर जो अभिलेख लिखे गए हैं उनमें लेखकों के द्वारा की गई गलतियों के बारे में बताया गया है और धार्मिक आचरणों के बारे में बताया गया है, धार्मिक शिक्षा के बारे में बताया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे 14 अशोक के वृहद स्तंभ लेख और वृहद शिलालेखों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। कोई भी बात हो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।